क्लास सस्पेंड कर देंगे। यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, केवल यूट्यूब पे केवल क्लास चलेगा, टोटल क्लास सस्पेंड करेंगे। एक रिस्पेक्ट, ठीक है। चलो भाई, अब हम उस तरह से कभी करवाते हैं। देखो, जब हम खुद इंटरटेनमेंट, भाई चलो लगाओ, एक टीचर का जो रूल है, चलो भाई ठीक है, वो हम खुद करवाते हैं। उस समय किया, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्री जैसे हम कुछ बोले तो उसमें अगर हंसा या कुछ भी, हम तो टेस्ट में तुम लोग नहीं आता है, टेस्ट में आओ तो खुद हम वैसा बात बोलते हैं जिसमें लड़का थोड़ा ये कर देता है, तो चलो एक भाई की रिश्ते है, ठीक है। ये एंट्री के बाद, जैसे एंट्री है, अब कौन किस मोड में है, सीरियस है, क्या है, नहीं है, ये भी तो आप देखेंगे। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि दोनों तरफ से इसका अर्थ ही जा रहा है और आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अर्थ ही जा रहा है, इंटरटेनमेंट आप कर रहे हैं, ये गलत है। अब क्या मूड है, नहीं है, इसको भी ख्याल रखना है। जब हम करवाते हैं तब तो जो भी आप है ना, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या, ये तो नॉर्मल है। टेस्ट में आएंगे तो कुछ वैसा हिस्ट्री का टॉपिक आता है तो उसमें लड़के को चलो भाई एक एंटरटेनमेंट, ये तो यूट्यूब है, नहीं तो मैं एकदम बिल्कुल सस्पेंड करते हैं, बहुत एकदम कड़ा हम है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं करवाते हैं, बहुत हम हंसा खेला पढ़ाते हैं, हमारा रूल है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हंसाना है समय पर, सबका जगह होता है। अब कोई डेथ कर रहा है, वहाँ आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कोई तकलीफ में है, वहाँ पर आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ये गलत है। इंटरटेनमेंट वो टोन करना गलत नहीं है, लेकिन समय है कि जब हम आपको थोड़ा ये किए तो चलो भाई दोनों तरफ से खुशी हो गया, वो क्षणिक होता है, वो क्षणिक है। हम तो सारे टीचर करते हैं, झा सर के क्लास में कोई भी पटना टीचर, तो चलो भाई 1 घंटा क्लास है तो थोड़ा सा होता है, बात समझे। इन्हें की जो है स्पेशलाइज आप, तो इसका मतलब आप हुड आउट कर रहे हैं, तो उससे तो हम क्लास सस्पेंड करेंगे, बस ये तथ्य है। कितना नंबर था, 112? हाँ, 112। लफंगे ठीक है, लेकिन उतना नहीं आप उतर जाइए हद तक कि भाई एकदम, है ना। माँ बाप के सामने भी मजाक होता है, कुछ बात में ऐसा मैटर हुआ तो हंसी मजाक मजाक हो जाता है, लेकिन आप माँ बाप सीरियस है, वहां आप कर रहे हैं भाई, तो ये गलत है। हंसी मजाक नहीं होता है, पिताजी से भी मजाक हो जाता है, माँ से भी मजाक होता है, सब जगह ऐसा नहीं थोड़ा कि नहीं होता है, लेकिन वो लहजा है ना, सिस्टम है। कौन नहीं माता पिता से कोई भी चुटकी ले लेता है, जैसे चुटकी लेना तो उसका समय होता है, माँ बाप के पास से भी, माँ बाप के सामने दोनों को लेकर चुटकी लोग ले लेता है, बात समझे। तो उसका एक समय होता है कि वो कंडीशन होना चाहिए, ये एक तरफा नहीं कि भाई आप जो है ये करें। चलिए सवाल देखेंगे यहाँ पे। चलिए सवाल यहाँ पे, पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल आज के सेशन का कहता है कि आज के समय में प्रमुख ऊर्जा के स्रोत क्या हैं भाई। तो आज के समय में ऊर्जा के, देखिए ऊर्जा संसाधन है, हमने कई बार बताया है कि ऊर्जा एक संसाधन है, और ऊर्जा संसाधन में कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे के सारे ऊर्जा के संसाधन है। ऊर्जा के क्या है, संसाधन। अब गौर करेंगे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, वर्तमान समय में अभी अगर आप देखेंगे तो अभी सबसे ज्यादा यूज यही होता है, कोयला, क्योंकि जितना बिजली आपको मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, कोयला से। इसके अलावा जितने ट्रांसपोर्टिंग अभी हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, पेट्रोलियम से। और जितने अभी घर में पूरे, आप भारत की बात करेंगे तो रसोई घर में क्या प्राकृतिक गैस का प्रयोग हो रहा है। लेकिन क्या ये संसाधन, ये संसाधन क्षय संसाधन है, ये संसाधन एक लिमिट संसाधन है, ये संसाधन नष्ट होने वाला संसाधन है, ये संसाधन एक दिन समाप्त होने वाला संसाधन है।
तो ये सारे के सारे जैविक संसाधन भी कहलाते हैं और क्षय संसाधन कहलाते हैं। वैसे संसाधन जो जैविक जीवों के अवशेष से बने। अब देखिए सवाल इसमें कहां से घुमाएगा कि भाई कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कैसा संसाधन है, जैविक या अजैविक? जैविक। जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा भी याद रखेंगे एनर्जी के स्रोत हैं। सूर्य के प्रकाश से भी बिजली बनता है, अब कोयला से भी बिजली बनता है। तो कोयला से बिजली बनता है और सूर्य के प्रकाश से भी बिजली बनता है। तो स्पष्ट है कि ध्यान रखेंगे एक अजैविक ऊर्जा के संसाधन है सौर ऊर्जा, और कोयला जो है वो जैविक ऊर्जा का संसाधन है। दूसरी बात कि कोयला क्षय ऊर्जा है और सूर्य का प्रकाश अक्षय ऊर्जा है। ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये समाप्त होने वाला है, ये जीव के अवशेष से बना है, ये अजैविक है। मतलब ये इसमें जीव है ही नहीं, अजैविक, एबायोटिक। और ये बायोटिक, ये पौधे से बना है, प्लांट के दबने के बाद अवशेष के रूप में कोयला बना, इसलिए कर ये जैविक ऊर्जा के संसाधन है, ध्यान रखना। और आपका तो सवाल पूछेगा कि संसाधन, तो संसाधन में सबसे पहला ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन में जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। क्षय संसाधन, क्षय ऊर्जा के संसाधन के स्रोत, अक्षय ऊर्जा के संसाधन के स्रोत। अक्षय में सूर्य का प्रकाश, अजैविक सूर्य का प्रकाश, जैविक कोयला और क्षय ऊर्जा कोयला। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे कोयला, पेट्रोलियम और ध्यान रखेंगे प्राकृतिक ऊर्जा। ये बताइए कि क्षय है या अक्षय है? तो सबसे पहले ये प्यारे क्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, और उसके बाद ये जैविक है कि अजैविक? जैविक क्या है? तो जैविक ऊर्जा के संसाधन है। तो आपसे सीधा सवाल कि कोयला क्या चीज? कोयला के अलावे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के अलावे प्राकृतिक गैस। ये सभी ध्यान रखिएगा कि ये सभी क्षय एवं जैविक ऊर्जा के संसाधन है, क्षय एवं। लेकिन अगर पूछेगा कि बताइए कि सौर ऊर्जा कौन ऊर्जा, बताइए कौन ऊर्जा भाई? सौर ऊर्जा कौन ऊर्जा? और पवन ऊर्जा कौन ऊर्जा, बताइए? तो बताइए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये क्या जैविक ऊर्जा के स्रोत हैं? नहीं है। ये कैसे हैं? अजैविक। कैसे भाई? अजैविक ऊर्जा के संसाधन है। और ये क्षय है कि अक्षय है? अक्षय ऊर्जा, जो कभी नष्ट होने वाला ऊर्जा नहीं है। तो कभी नष्ट होने वाला ऊर्जा नहीं है सौर ऊर्जा और कौन? पवन। और ये अजैविक ऊर्जा के संसाधन है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्षय और जैविक। क्षय और कैसे? क्षय और कन्फर्म ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत में कौन सा स्रोत शामिल है? वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत की बात करेंगे तो वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत में कौन है भाई, बताओ तो? प्राकृतिक गैस। कौन गैस? प्राकृतिक गैस के अलावा याद रखेंगे पेट्रोलियम। क्या भाई? पेट्रोलियम। क्या भाई? पेट्रोलियम। क्या भाई? पेट्रोल। तो बताओ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और, बताइए ये वाणिज्यिक वो व्यापारिक है कि नहीं है? भारत इसका व्यापार करता है कि नहीं करता है? विदेश से मंगवाता है कि नहीं मंगवाता है? मंगवाता है कि नहीं? लेकिन बताओ सौर ऊर्जा मंगवाता है? प्लेट भले कहीं से व्यवस्था कर ले, बात समझे, वो भी मैन्युफैक्चरिंग भारत करता है, दुनिया को देता है। तो बताइए कौन से ऐसे संसाधन ऊर्जा के हैं जिसको भारत आयात करता है? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम और क्या सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का वाणिज्यिक व व्यापारिक है महत्व भी है? नहीं है। है जी। तो व्यापारिक या वाणिज्यिक सौर ऊर्जा का महत्व भी भविष्य में हो सकता है कि हजारों मेगावाट का, ध्यान रखेंगे, प्लांट लगा के भारत अपने पड़ोसी को दे सकता है। ऐसा नहीं कि सऊदी अरब को पहुंचाएगा। ऐसा थोड़ा है कि बैटरी चार्ज करेगा और फिर सऊदी अरब को पहुंचावेगा, उधर से रिचार्ज खत्म होगा, फिर बोलेगा बैटरी लेके आओ, फिर चार्ज करेंगे सोलर प्लेट से। ये सब होता था 20 साल पहले।
कि जो है जब सादा टीवी चलता था तो बैटरी चार्ज लोग कराने जाता था, है ना। तो सवाल सीधा कि वाणिज्यिक की अगर बात करेंगे तो वाणिज्यिक में या व्यापारिक ऊर्जा के स्रोत हैं प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और एक और प्यारे कोयला। क्या बताओ? कोयला के अलावा यूरेनियम। क्या भाई? क्या भाई? यूरेनियम। क्या भाई? यूरेनियम। याद रखेगा। तो कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये वाणिज्यिक ऊर्जा के संसाधन है। कैसे ऊर्जा के संसाधन? वाणिज्यिक वो व्यापारिक। वाणिज्यिक वो, चलिए ऑनलाइन कमांडो बताएंगे हमारे यूट्यूब पे कि बताइए वाणिज्यिक मतलब व्यापार के दृष्टिकोण से, जिसका व्यापार होता है। वाणिज्यिक ऊर्जा में पहला कौन? कोयला। कोयला के बाद यूरेनियम, यूरेनियम के बाद प्राकृतिक गैस के बाद। अब पूछेगा, फिर फंसाएगा तुमको, बोलेगा निम्नलिखित ऊर्जा संसाधन में कौन सा ऊर्जा संसाधन, कौन सा ऊर्जा संसाधन का भारत आत्मनिर्भर है? बताइए। कोयला में। किसमें? यही सवाल बनेगा, यही सवाल क्रिएट होगा। तो ध्यान रखेंगे, कहता है कि सबसे पहले वाणिज्यिक ऊर्जा, जो व्यापार जिस ऊर्जा का होता है। अब देगा आपको, देख कैसे फंसाएगा ये समझिए। पूछेगा कि वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं, पहला दे देगा आपको ताप ऊर्जा, ताप ऊर्जा के बाद दे देगा सौर ऊर्जा। देखो कैसे क्वेश्चन कैसे बनता है ये सीखिए। सौर ऊर्जा अभी आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप इसको अध्ययन नहीं करेंगे, जब आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, ये आपके लिए महाभारी होगा। सौर ऊर्जा, बताओ तुम ही। सौर ऊर्जा के बाद दे देगा ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और ज्वारीय ऊर्जा के बाद दे दिया पवन ऊर्जा। देखो कितना तुमको क्रिटिकल ये क्वेश्चन होगा। अब पूछता है कि इनमें से कौन सा, ध्यान रखेंगे, वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं, बताओ। क्योंकि ताप ऊर्जा में जो बिजली बनेगा वो किससे बनेगा? किससे? किससे? है कि नहीं है? भारत कोयला का आयात निर्यात करता है कि नहीं करता है? क्या भारत जो है सूर्य के प्रकाश का निर्यात करता है? क्या ज्वार, समुद्र के ज्वार को भेजता है? क्या याद रखेंगे, हवा को धकेल देता है कि नेपाल चल जाओ? ऐसा होता है? नहीं होता है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, सौर ऊर्जा वर्तमान परिदृश्य और वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूं। भविष्य में क्या होगा? भविष्य में जब ये सारे ऊर्जा, ताप ऊर्जा, कोयला पर आधारित ऊर्जा समाप्त हो जाएंगे, तो सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो ये बताओ, जब भारत में हवा चलेगा तो कि नेपाल में नहीं चलेगा? नेपालों में चलेगा। तो नेपाल बिजली काहे खरीदेगा? आपका टरबाइने खरीद लेगा। हाँ, वही कर सकता है। अगर बिजली बनेगा सौर ऊर्जा से, तो कोई भी देश बिजली क्यों खरीदेगा भाई? बिजली खरीदेगा क्यों? सोलर पैनल खरीदेगा। अगर ठीक है, भारत सोलर पैनल बनाता है, पूरा बनाता है, तो बिजली कोई काहे खरीदेगा? क्या खरीदेगा? सोलर पैनल खरीद लेगा। जैसे अभी भारत है, मान लीजिए कि भारत ही, तो भारत ही अभी कुछ चीज अगर खरीदता है, कोई भी चीज खरीदता है, तो ध्यान रखेंगे वो क्या कहता है कि भाई या तो हमारे यहाँ के बनाइए, मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत आके बनाइए। तो जब वो बना सकता है, जो कि सामान जापान में भी बनता है, कोरिया में भी बनता है, तो जो सामान वहां बनता है उस सामान आ भी सकता है। जैसे पहले कोरिया क्या करता था, सैमसंग का मोबाइल खुदे बनाता था, अब भारत में आके बेच देता था। भारत बोला अब ये सब नहीं चलेगा, यहीं बनाओ, यहीं बनाओ और यहीं बेचो, और उसमें हम बताएंगे कैसे कैसे तुमको ये करना है। तुम सिर्फ तुम जो है निवेश करो, यहाँ पैसा लगाओ, बाकी सब काम हम देखेंगे। तुम्हारा इंजीनियर रहेगा, रॉ मटेरियल हम देंगे, बाकी मुनाफा, क्योंकि अब इस तरह से नहीं चलेगा। वही उसी को तो मेक इन इंडिया कहते हैं। चाइना का कोई कंपनी नहीं है। आपका जहन, आपको दिमाग में पता होना चाहिए, जब डोनाल्ड ट्रंप अभी लगाया है ना टैरिफ, चीन का पसीना छूट गया, पूरा अंतरराष्ट्रीय मार्केट एकदम तहस नहस हो गया, पता है। तो ये बात समझिए। तो वही बात है कि कोई भी चीज का ट्रांसपोर्टिंग जब होगा तो वो बन जाएगा वाणिज्यिक व व्यापारिक। वाणिज्यिक वो क्या बन जाएगा? जब कोई सामान का आयात और निर्यात होगा तो वो हो जाएगा वाणिज्यिक व व्यापारिक। वाणिज्यिक व, तो बताओ भाई, ताप ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा में इनमें से कौन सा ऊर्जा का, याद रखेंगे, वाणिज्य से संबंध है? क्योंकि ताप ऊर्जा में जो बिजली बनता है वो बनता है कोयला से, और कोयला से बिजली बनाने के लिए एनटीपीसी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? तो बताइए, एनटीपीसी कोई देश स्थापित कर सकता है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल तो लेना पड़ेगा।
यूरेनियम लेना पड़ेगा। यूरेनियम लेना पड़ेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन क्या कोई सोलर पैनल लगा लेगा? सोलर पैनल लगा लेगा तो प्रकाश उसके यहाँ तो पहले से उपलब्ध होगा। कम या कोई प्रकाश का ट्रांसपोर्टिंग नहीं कर सकता, कोई हवा का ट्रांसपोर्टिंग नहीं कर सकता। तो ये साफ स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि आपका ये इसमें आंसर हो जाएगा ताप। क्या हो जाएगा? ताप। जबकि वाणिज्यिक में, वाणिज्यिक ऊर्जा में कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी ध्यान रखिएगा किसके स्रोत हैं प्यारे? तो ये याद रखें वाणिज्य व व्यापार। वाणिज्य व कन्फर्म ना, ध्यान देना है, समझ, दिमाग लगाना है कुछ कुछ। बात समझ गए ना? लफंगों की कमी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमारे साथ ऑनलाइन यूट्यूब कमांडो भी है बहुत सारा, नहीं तो वैसे हम डायरेक्ट नहीं उसको भगाते, खुली बेइज्जत करते, बेंच पे खड़ा रहो, बहुत हम इनकाउंटर करते हैं। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा है प्यारे बताओ? क्या यही ना? तो प्राकृतिक कहता है प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कौन है प्यारे? एक देखो, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। पूछेगा प्यास बुझता है, पहला स्टेज, पहला प्राथमिक उपचार, प्यास बुझता है पानी से, कोको कोला से, दूध से, मट्ठा से। किसे किसे? कन्फर्म ना? पानी ऑप्शन में ना रहे तब द्वितीयक हो जाएगा कि कोको कोला भी दे देता तो कम से कम ठीक ही रहता। बात समझे? क्या प्यास गर्म दूध से बुझ सकता है? क्या वो प्राथमिक हो सकता है? प्राथमिक उपचार में जो है कि एकदम पूरा प्यासा ले, हो एक गिलास दूध ले लो, ये पनिया नियर लगता है, पियो पियो, कोई दिक्कत है क्या? खूब प्यास लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे फर्स्ट स्टेज उसको हम नहीं कर सकते हैं। खूब लस्सी दे देगा, संतुष्टि मिल जाएगा आपको? कभी नहीं मिलेगा, वो प्राथमिक। तो उसी प्रकार से ऊर्जा में सबसे पहला जो सब जगह उपलब्ध है, सब जगह ध्यान रखेंगे, सूर्य तो उपलब्ध है, सोलर पैलेट लेके जा रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। प्राथमिक जो सस्ता मनुष्य ने पहले शुरू किया वो क्या था? प्राथमिक क्या है? पेट्रोलियम। क्या है? हर जगह आपको पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल के पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, ज्यादा डेवलप हुआ तो द्वितीयक हुआ, जो बाद में आया द्वितीयक, उसके बाद आया तृतीयक, उसके बाद आया चौथा। बात समझे? तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे भोजन में प्रथम है चावल, दाल, चटनी, की बोलता है ना? एक सिस्टम है ना, प्रथम में भात है, दाल है, सब्जी है, चटनी है, ऐसा थोड़ा है। तो फर्स्ट स्टेज में अगर आपको नीड जरूरी है, अगर उसमें दाल और सब्जी ना भी है तो चटनी हरा मिर्चा के साथ जो है, गांव में जो है बेवकूफ कहेगा, जब बासी भात के साथ जो है पूरा का पूरा पानी और चिली पाउडर मिला के अचार के साथ जो है 1.5 किलो चावल खा के अपना भैंस लेके निकल गया, फिर चुना है लाओ, और उसको धूप में कोई असर? तो बताओ, भोजन में पहला बताइए, दाल प्राथमिक है, सब्जी प्राथमिक है। कभी सुना है आज तो हमारे घर में खाना नहीं बना तो आधा किलो सब्जी हम खा लिए? ऐसा सुना है? ये आप सुने होंगे कि सब्जी नहीं था, दालों नहीं था, तो हम घर में बोले अचार है, फल के साथ हम खा के भर पेट आ गए। ये प्राथमिक भोजन का क्या है? चावल। उसी प्रकार से ऊर्जा का प्राथमिक जो है वो है पेट्रोल। क्या है? बाद में पेट्रोल के बाद कोयला। क्या क्या क्या? सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा। क्या क्या? कन्फर्म ना? ये बात समझिएगा, तो यहां ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन वाले कमांडो, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत तो ध्यान रखिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर से, तो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कौन है प्यारे? पेट्रोलियम। कौन? पेट्रोलियम। आसानी से सब जगह याद रखेंगे, थर्मल इसके लिए ध्यान रखेंगे, पेट्रोलियम का रिफाइनरी है सब जगह। वर्तमान समय के आज के 50 साल के बाद ये प्राथमिक नहीं रहेगा,
मैं आपको बह रहा हूं कि आज के 50 साल के बाद ये प्राथमिक नहीं रहेगा। कौन? पेट्रोलियम। ये समाप्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? और सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। मानव सभ्यता की शुरुआत झोपड़ी में हुआ, यह सत्य है, लेकिन धीरे धीरे याद रखिए झोपड़ी से वो मकान में कन्वर्ट हो गया। तो अब पूछेगा कि वर्तमान समय में बिहार में सबसे ज्यादा रहने के लिए मकान में कौन सा है? दे देगा पक्का का मकान, दे देगा मिट्टी का मकान, दे देगा झोपड़ी, दे देगा फूस का मकान। ऑप्शन में तो आएगा पक्का कि भाई अभी टोटल ग्रेजुएट है, टोटल ग्रेजुएट है। थोड़ा बहुत हो सकता है पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा, लेकिन 80% ग्रेजुएट बैठा हुआ है। तो भूसा काट लिया है। कितना दिन हमारे साथ रहा है? 6 महीना से नहीं जानता था पढ़ने, और 6 महीना के बाद भी तुम हमसे नहीं जानेगा। फिर नए लड़के यहाँ आएंगे और यही माजरा होगा। हम तो 10 साल से ही देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 115 ना। चलो भाई ध्यान दो, समझाते हैं तो समझो। 115 ना। चलो तब हवा नियर करता है तब क्या किया जाए? एक 115। चलिए लाइन कट गया था, यूट्यूब भी बंद हो गया था ना, वो भी बंद गया होगा ना। ठीक, चलो प्यारे ध्यान दो। गर्मी के कारण लाइन आता जाता है, इसलिए कर ध्यान रखिएगा। द्वितीयक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन है प्यारे? बताओ तो। इलेक्ट्रिसिटी। कौन भाई? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बताओ? बिजली। क्या है? बिजली। अब बताओ, अगर देखो प्राथमिक अगर पूछेगा ना, तो प्राथमिक का मतलब होता है प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत, जैसे पेट्रोल और कोयला। पेट्रोल और क्या? पेट्रोलियम और अब देखो पेट्रोलियम और कोयला। द्वितीयक है कौन? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे पेट्रोलियम से भी बिजली बनता है जनरेटर के माध्यम से। दूसरा प्रोसेस है कि नहीं है? पहले पेट्रोल डीजल आएगा, फिर डीजल आपका जनरेटर में जाएगा, जनरेटर फिर वो जलेगा, फिर जलने के बाद डायनेमो घूमेगा और फिर बिजली, है ना। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो द्वितीयक ऊर्जा के स्रोत है, और पेट्रोलियम क्या है? प्राथमिक है। जैसे कोयला जला के आप खाना बना लिए तो प्राथमिक है, और कोयला जलेगा और फिर गैस बनेगा, फिर वो गैस टरबाइन पे जाएगा, टरबाइन फिर घूमेगा, फिर एक ऊर्जा जनरेट होगा, और वो होगा विद्युत ऊर्जा। कौन ऊर्जा? तो बताइए कि अगर आप प्राथमिक क्षेत्र के ऊर्जा की बात करेंगे तो वो कोयला और क्या है? पेट्रोलियम। कोयला और कौन है? कोयला और कौन है? जबकि याद रखिए द्वितीयक अगर बात करेंगे तो सेकेंड स्टेप में जो ऊर्जा मिलता है, फर्स्ट स्टेज में कोयला और कौन है? पेट्रोल। कोयला और पेट्रोल। पेट्रोल जैसी मोटरसाइकिल में भराए, चल दिए अपना यात्रा करने के लिए। दूसरा क्या है कि वो एग्जाम्पल समझिए, वही डीजल जनरेटर में लगा, जनरेटर बिजली जनरेट किया, और वही बिजली से हम इलेक्ट्रिसिटी का बाइक को चार्ज किया और फिर अपनी यात्रा किया। तो ये दूसरा प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? दूसरा। तो अगर पूछेगा कि द्वितीयक ऊर्जा के स्रोत कौन है? इलेक्ट्रिसिटी या बिजली? इलेक्ट्रिसिटी या तो द्वितीयक याद रखेंगे ऊर्जा के स्रोत हैं इलेक्ट्रिसिटी और बिजली, जबकि ध्यान रखिएगा प्राथमिक में है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और कौन? चलो ऑनलाइन कमांडो बताएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे। कहता है कि गोंडवाना समूह में भारत के कोयले का कितना प्रतिशत भंडार है प्यारे? कितना प्रतिशत बताओ? किस में बताओ तो? किस में? क्लियर ना? तो यह ध्यान रखिएगा कि अगर गोंडवाना की बात करेंगे तो इसमें कोयले के समूह कितने प्रतिशत है? आइए गोंडवाना का अध्ययन ही कर लेते हैं। तो गोंडवाना का अध्ययन में सबसे पहला भारत का सबसे बड़ा कोलफील्ड है प्यारे, जिसका नाम है, ध्यान रखेंगे आपका झरिया। क्या नाम है बताओ? क्या है बताओ? झरिया कहाँ है?
झारखंड। कहां पे? और फिर है रानीगंज, कौन? वेस्ट बंगाल। कहां पे? फिर है कोरबा, कौन? कोरबा है छत्तीसगढ़। कहां है भाई? कोरबा कहां है? कोरबा कहां है? और फिर है आपका तलचर, कौन सा? कौन सा? और तलचर कहां है बताओ? तलचर कहां है? तलचर कहां है? तलचर कहां है? तो पहला कौन? पहला झरिया। कहां? झरिया झारखंड, झरिया रानीगंज वेस्ट बंगाल, रानीगंज कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़। और तलचर कहां है? ये सारे के सारे कोयला क्षेत्र हैं। क्या हैं? तो कोयला क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो कोयला क्षेत्र में ध्यान रखेंगे पहला कौन? पहला कौन? पहला कौन? झरिया। कहां? झारखंड। झरिया कहां? चलिए रानीगंज कहां? वेस्ट बंगाल, रानीगंज। कोरबा कहां? छत्तीसगढ़। कोरबा कहां? और तलचर कहां? तलचर, तलचर, तलचर कन्फर्म ना? तो तलचर का संबंध कहां से भाई? कहां से? कन्फर्म ना? तो ये कोयला के क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र में है। कहां पर है? प्रश्न आएगा कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला के अवशेष या निक्षेप किस क्षेत्र में मिलता है? गोंडवाना में। कहां पे? गोंडवाना में, याद रखिएगा। गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र मुख्यतः किस नदी घाटिया में पाया जाता है? बताइए किस नदी घाटी में? किस नदी घाटी में भाई? दामोदर नदी घाटी और सोन। दामोदर और कौन? दामोदर और। तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला, गोंडवाना समूह का कोयला किस क्षेत्र में मिलता है? दामोदर और। दामोदर की बात करेंगे, ये नदी बहती है छोटा नागपुर पठार। कौन पठार बताओ? कौन पठार? छोटा नागपुर पठार। कौन पठार बताओ? तो बताओ छोटा नागपुर पठार में बहती है कौन नदी? दामोदर। कौन? और भारत में सबसे ज्यादा कोलफील्ड या कोयला याद रखेंगे दामोदर घाटी। कौन घाटी? तो सबसे ज्यादा कोयला किस नदी घाटी में? किस नदी घाटी में? किस नदी घाटी में? किस नदी घाटी में? क्लियर ना? और ये है कहां पे? तो याद रखेंगे छोटा नागपुर पठार। कौन पठार? कौन पठार? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कौन सी शक्ति को जैविक और अजैविक ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बताइए। पारंपरिक शक्ति को। किसको? अब पारंपरिक शक्ति में जैविक और अजैविक। जैविक और कौन भाई? तो बताओ जैविक ऊर्जा के स्रोत में है कोयला। कौन? कौन भाई? कोयला के बाद पेट्रोलियम। क्या भाई? पेट्रोलियम। क्या भाई? लकड़ी। क्या भाई? बताइए सभी जैविक ऊर्जा संसाधन है कि नहीं है? पहला कौन? कोयला के बाद पेट्रोलियम के बाद। या एलपीजी भी गैस जो है वो भी कैसा है? जैविक है। जबकि अजैविक ऊर्जा, कौन ऊर्जा? अजैविक ऊर्जा में प्यारे सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? और ज्वारीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा बताओ? कौन ऊर्जा? तो पहला है सौर ऊर्जा। पहला कौन? पहला कौन? सौर ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा के बाद पहला कौन? सौर के बाद पवन के बाद पहला सौर के बाद पवन के बाद। ये अजैविक है कि जैविक? ये है एबायोटिक। क्या है? तो एबायोटिक ऊर्जा के स्रोत हैं सौर ऊर्जा। कौन? पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। जबकि याद रखिएगा जैविक ऊर्जा, कौन ऊर्जा? कोयला। क्या? पेट्रोलियम, लकड़ी। कैसे ऊर्जा? कैसे ऊर्जा? कन्फर्म ना? क्लियर? ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। पारंपरिक शक्ति में, पारंपरिक शक्ति में कौन सा गैर पारंपरिक याद रखेंगे उदाहरण है? गैर पारंपरिक का देखो प्यारे, एक पारंपरिक है जो हमारे प्रेजेंट में जो चल रहा है, प्रेजेंट में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे कोयला। अभी बोलिएगा कि खाना बनाना है,
तो या तो आप गैस पर बना लीजिए या कोयला पर बना लीजिए। कहीं पर जाना है तो ऑटोमेटिक तुरंत अर्जेंट में जाना है तो तुरंत आप पेट्रोल गाड़ी में बढ़ाते हैं, डीजल भरवाते हैं, तुरंत निकल जाते हैं। बस पैसा होना चाहिए, 2 मिनट पेट्रोल पंप पहुंचे, ईंधन भरवाए, ऊर्जा ऊर्जा मतलब ईंधन भरवाए और तुरंत यात्रा शुरू कर दिए। तो ये कहलाता है पारंपरिक। क्या कहलाता है? लेकिन अब जो जैसे कहता है एक शब्द बना है परंपरा, तो परंपरा क्या? जो हमारे पूर्वज से चला रहा है उसको हम क्या कहते हैं? पारंपरिक। क्या कहते हैं? पारंपरिक। क्या कहते हैं? पारंपरिक। जैसे ध्यान रखेंगे, एक आप सुनोगे कि पारंपरिक लोक नृत्य तो हमारे पूर्वजों और परंपराओं से चला रहा है। अरे एगो अभी चला है डीजे पर, चला है ना। अरे पहले एक होता था, जब शादी विवाह होता था तो एक पहला जो हमारा पारंपरिक जो नृत्य था या जो हमारा गीत था, लोक गीत था और एक लोक नृत्य था। तो लोक नृत्य लहजे में होता था और लोक गीत लोक नृत्य भी होता था, लहजे में होता था, पर्दे में होता था। और लोक गीत में भी याद रखेंगे अश्लीलता नहीं था, तो हमारी परंपरा में था, जिसके अभी भी कुछ उदाहरण है, शारदा सिन्हा, मैथिली ठाकुर। लेकिन अब परंपरा से हट के गैर पारंपरिक गीत आया, शिल्पी राज, खेसारी, जिसका कोई माये बाप नहीं है परंपरा से, जिसका कि लोक संगीत से कुछ है ही नहीं। तो परंपरा और गैर परंपरा, तो परंपरा से जो चला रहा है वो अभी भी शादी विवाह में जो लोकगीत होता है वो लहजे में होता है, छठ पूजा में जो लोकगीत होता है लहजे में होता है, और जो प्रेजेंट में हो रहा है वो गैर पारंपरिक है कि नहीं है? वो परंपरा में है। जैसे ही ध्यान रखेंगे बजा रहा है बजा रहा है बजा रहा है, आ गया कोई बड़ा आदमी, बूढ़ा आदमी आ गया, बोलो बंद 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 कर, बंद करो, सब शांत हो गया। वो आया कि रे दिनसबा ये सब तेरे की अलाई बलाई तुम सुनता है रे। और यही अगर लोकगीत आप सुन रहे हैं, यही लहजे में महिलाएं शादी विवाह में डांस कर रही हैं या नाच रही हैं लहजे में लोकगीत पे, तो कोई भी जो है रिस्पेक्ट के साथ, कोई भी वृद्ध व्यक्ति भी है तो वो भी लहजे से चला गया। और एक है बाल गड़बड़ है कि नहीं है? तो परंपरा और गैर परंपरा समझ गए। बच्चा के नहीं समझाइएगा, मास्टर न बनिएगा कि आप जो है अन्य जगह नौकरी कीजिएगा कि चलो भाई नौकरी किए खत्म हो गया। आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, राज्य देश का निर्माण करेंगे, इसलिए हम इतना आपको डिटेल में जाके करते हैं। नहीं तो सीधे नौकरी लगवाना रहता है ना लड़का को, जैसे अन्य विभाग में, जैसे पुलिस है, रेलवे में है या डिफेंस में है, कुछ में भी है, तो उसको सीधे पढ़ा के नौकरी लगवा देते हैं, बाकी वो नौकरी करेगा अपना पैसा कमाएगा। लेकिन आप परंपरा में रह के समाज का निर्माण करेंगे, आप टीचर बनेंगे। इसलिए कर हम आपको बहुत कुछ लहजे में आपको समझाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, गैर पारंपरिक जो परंपरा से चला रहा हो, और जो याद रखेंगे वो परंपरा से अभी हट कर हो, गैर पारंपरिक जिसमें सूर्य, पवन, जल और तरंग है कि नहीं है बताइए? तो सूर्य, पवन, जल और, लेकिन ये भी ऊर्जा के स्रोत है, लेकिन ये प्रोसेस से होता है, प्रोसेस से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सूर्य, पवन, जल और तरंग ये कैसा है? गैर पारंपरिक। और पारंपरिक में आ जाएगा कोयला, क्या? पेट्रोलियम, क्या? लकड़ी, क्या? ये क्या है? पारंपरिक। क्या है? पारंपरिक। चलो ऑनलाइन कमांडो बताओ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए फास्ट बताएंगे, समझ में आया ये तो यस बताएंगे आप लोग, समझ में आया तो यस बताएंगे। भारत में कोयला उत्पादन का मुख्य क्षेत्र कौन सा है प्यारे? बताओ, कौन? बताओ फटाफट बताओ, कोयला का कौन प्यारे? भारत में कोयला का उत्पादन का मुख्य क्षेत्र कौन सा प्यारे? दामोदर घाटी। कौन घाटी? इसमें भारत के 2 कोल फील्ड हैं प्यारे, झरिया कौन और रानीगंज कौन? तो बताओ झरिया और रानीगंज कहां है? तो झरिया है झारखंड में, झरिया कहां है? झरिया कहां और रानीगंज कहां प्यारे? तो रानीगंज कहां और झरिया कहां? झरिया कहां? झारखंड। और आपके ध्यान रखिएगा कि रानीगंज का संबंध कहां से है? वेस्ट बंगाल। और ये दोनों दामोदर घाटी में पड़ता है। किस घाटी में? बताओ। कहता है पारंपरिक शक्ति के स्रोत किस पर आधारित होते हैं? बताइए।
दोनों, जैविक और कौन, जैविक और, तो जैविक ऊर्जा संसाधन में कौन कौन बताओ तो? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, है कि नहीं है? अजैविक में याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये कैसे ऊर्जा है? अजैविक। कैसे हैं? ध्यान से सुनो, अजैविक ऊर्जा में प्यारे सौर ऊर्जा, कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? जल ऊर्जा। कौन ऊर्जा प्यारे? अरे कौन ऊर्जा? और ज्वारीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा बताओ? कौन ऊर्जा? ये सारे ऊर्जा कैसे ऊर्जा के स्रोत हैं? कैसे? अजैविक। कैसे? जबकि जैविक में प्यारे याद रखिएगा, कोयला, क्या क्या, पेट्रोलियम, क्या प्यारे, क्या प्यारे, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम और लकड़ी भी याद रखिएगा, ये हैं जैविक ऊर्जा के संसाधन। कैसे ऊर्जा के संसाधन? कैसे ऊर्जा? जैविक ऊर्जा। कैसे ऊर्जा? कैसे ऊर्जा? तो जैविक ऊर्जा के संसाधन में प्यारे ध्यान रखिएगा, कोयला, पेट्रोलियम और लकड़ी। कोयला, पेट्रोलियम और, कन्फर्म ना? आगे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है प्यारे? कौन? झारखंड। कौन? इसमें अपडेट भी होते रहता है, ध्यान रखिएगा, है ना? इसका डाटा पर ध्यान रखना है। तो भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कौन करता है? और झारखंड का सबसे बड़ा कोल फील्ड कौन? झरिया। झारखंड का कौन भाई? भारत का दूसरा, ध्यान देना फिर कटेगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। कौन भाई? छत्तीसगढ़ में प्यारे कोयला के लिए एक क्षेत्र है कोरबा। कौन? तो बताओ कोरबा कोलफील्ड कहां पड़ता है? कहां पे? तो कोरबा याद रखेंगे कहां पड़ता है? कोरबा। कोरबा कहां? कन्फर्म ना? याद रखिएगा। भारत में प्रथम पेट्रोलियम भंडार की खोज कब की गई थी प्यारे? 1800, और ये था आसाम। कहां था? और प्रथम बार याद रखेंगे डिगबोई। कहां पे? तो प्रथम बार आसाम के डिगबोई में किसका खोज? पेट्रोलियम। किसका? और पेट्रोलियम एक जैविक ऊर्जा के संसाधन है। कैसे ऊर्जा के संसाधन? पेट्रोलियम की खोज की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? अमेरिका। कहां प्यारे? तो पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले कहां हुई थी? लेकिन वर्तमान में याद रखेंगे कि पेट्रोलियम के उत्पादक देश में रूस। कौन भाई? रूस के बाद वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला के बाद सऊदी अरब। कौन? सऊदी अरब। कौन अरब? सऊदी अरब के बाद याद रखेंगे यूएई। यूएई के बाद प्यारे कतर। कतर के बाद याद रखेंगे बहरीन। कतर के बाद कौन? बहरीन। बहरीन के बाद कुवैत। कौन सा? कुवैत के बाद इराक। कौन सा? और इराक के बाद याद रखेंगे ईरान। कौन सा? ये सारे के सारे पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं। पेट्रोलियम उत्पादक क्या हैं? तो पेट्रोलियम उत्पादक देश में रूस। कौन? रूस के बाद वेनेजुएला के बाद सऊदी के बाद यूएई। यूएई के बाद कतर। कतर के बाद बहरीन। बहरीन के बाद कुवैत। कुवैत के बाद इराक। इराक के बाद ईरान। इराक के बाद, इराक के बाद, कंफर्म ना? ये सारे के सारे ध्यान रखिएगा किसके उत्पादक हैं? पेट्रोलियम के। किसके? क्लियर ना? आज का सेशन यही था।
किया जाए, स्टार्ट किया जाए। आज तो आप लोगों का कितना क्वेश्चन बचा है? 4 गो, 5 गो, तब तो समाप्त हो जाएगा। हालांकि अभी और क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक ना? काहे कि हमको कमेंट नहीं दिखाएगा रे। चलिए स्टार्ट करें। ये हो गया था? नहीं हुआ था? यहीं से होगा। कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में 3 अंग कौन कौन से हैं? ये तो हम बताए भी है ना आप लोगों को, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इसे भी कह सकते हैं। तो सरकार के, लोकतांत्रिक देश में सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून बनाना किसका काम होता है? विधायिका का। कानून कौन बनाएगा? विधायिका। और भाई साहब लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। और जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? न्यायपालिका। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, कार्यपालिका भी 2 प्रकार का होता है। हम सिर्फ संसद को कह सकते हैं विधायिका, मंत्री को विधायिका हम नहीं कह सकते हैं। वो कार्यपालिका भी है, वो कार्यपालिका का भी काम करते हैं। बस विधायिका का काम होता है कानून का, या कानून को बनाना। लेजिस्लेचर जो होता है, लेजिस्लेटिव जो होता है, वो विधायिका पावर होता है। वो तुम्हारा कानून को बनाने का, कानून को बनाने का पावर रखता है वो। लेकिन जो सरकार में बैठते हैं, जो मंत्री लोग होते हैं, आया तो है एक संसद के रूप में, लेकिन चूंकि मंत्री है तो वो कार्यपालिका का भी एक अंग है वो। इसीलिए कार्यपालिका जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एगो को कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, एगो को क्या कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका। और एगो को कहा जाता है प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका को ही एक चीज हम लोग कह देते हैं शासन, और इसको कह देते हैं प्रशासन। और दोनों शब्द आप लोग सुने ही होंगे, शासन और प्रशासन। तो शासन और प्रशासन, जब शासन का बात आए, अच्छा जब चोरी होता है, तो चोरी होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि शासन आ रहा है या प्रशासन आ रहा है? प्रशासन आ रहा है ना, मतलब पुलिस आ रही है, तो पुलिस को शासन बोले या प्रशासन बोले? प्रशासन बोले। लेकिन जब कोई योजना गलत रहता है, जब कोई नियम कानून गलत बनता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि शासन अच्छा से नहीं चल रहा है, कहते कि नहीं? शब्द यूज करते हैं ना। तो ये जो शासन और प्रशासन देखते हैं, दोनों अलग अलग शब्द है। तो जब शासन का शब्द यूज किया जाता है तो वो राजनीतिक कार्यपालिका में यूज किया जाता है, और जब प्रशासन का शब्द यूज किया जाता है तो प्रशासनिक कार्यपालिका में यूज किया जाता है। शासन यानी राजनीतिक कार्यपालिका में जो रखा जाता है वो मंत्री परिषद को रखा जाता है, मंत्री परिषद को इसी में रखा जाता है। और जब प्रशासन का बात करते हैं, यानी प्रशासनिक कार्यपालिका का बात करते हैं, तो उसमें जो रखा जाता है वो जो तुम्हारा सरकारी अधिकारी होता है,
जो सरकार के अधिकारी हैं, जो सरकार के अधिकारी लोग होते हैं, उसको जो है हम लोग प्रशासनिक कार्यपालिका में रखते हैं। इसमें कुछ अंतर और भी है। ये जो शासन वाला देख रहे हैं, इस शासन में कोई योग्यता नहीं होता है, इसका कोई योग्यता नहीं, ये बिना योग्यता वाला होता है। अच्छा, आपके यहाँ जो मान लीजिए कि कोई मंत्री बनता है, तो कोई मंत्री बनता है तो कहीं ये लिखा हुआ है कि वो मंत्री ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए, तो मतलब योग्यता है इसका? बिल्कुल नहीं है योग्यता। लेकिन आप लोग भी एक कार्यपालिका ही होंगे। आप लोग को यदि जॉब लगता है, बिना जॉब का कार्यपालिका मत समझिएगा अपने आप को, लेकिन जैसे ही जॉब लगेगा तो आप लोग कार्यपालिका होंगे। और जब कार्यपालिका होंगे तो आपका योग्यता है कि नहीं है? अरे योग्यता हुआ तब न गए आप, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए तब ना बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरिएगा। समझ आ रहा है हमारे कहने का मतलब? तो इसका जो है तुम्हारा क्या होना चाहिए? योग्यता होना चाहिए। अच्छा, इसका जो होता है वो कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जो शासन में लोग बैठते हैं, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। आप सुने होंगे कई बार कि आपके क्षेत्र का विधायक 5 बार से बन रहा होगा या 6 बार से बन रहा होगा। ऐसा लिखा हुआ है कि भाई साहब मुख्यमंत्री जो है वो 60 साल में रिटायर हो जाएगा। तब तो नीतीश कुमार को हो जाना चाहिए था। मोदी जी तो तब तक तो भाई साहब, तब तो अभी तक तो घर में बैठल रहते, लेकिन प्रधानमंत्री हैं वो। तो शासन में जो बैठता है उसका कार्यकाल कभी भी निश्चित नहीं है, लेकिन जो प्रशासन में बैठता है इसका कार्यकाल निश्चित होता है। आपका जॉब एक फिक्स एज तक ना, ऐसा थोड़ी सोचिएगा कि भाई साहब जब तक बुढ़ारी है तब तक जॉबे में रहेंगे। एक उम्र आएगा बोलेगा कि चलिए टाटा बाय बाय, अब अपने घर में बैठिए, हम आपको कुछ पैसा देंगे, लेकिन आपका कार्यकाल निश्चित है। तो इसका कार्यकाल निश्चित होता है और इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। एक बात और समझिएगा, एक अंतर और होगा। इसका जो राजनीतिक कार्यपालिका होता है, जो शासन में बैठता है, उसका चुनाव होता है। क्या होता है? तुम्हारा चुनाव होता है। और आप लोग जो जाइएगा, जो प्रशासन में बैठता है, उसका चयन होता है। क्या होता है? चयन। आम बोलचाल भाषा में हम लोग कहते हैं ना कि क्या हो इस बार सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं कहते हैं? तो सिलेक्शन का मतलब एगो सिलेक्शन, एगो इलेक्शन, एगो नॉमिनेशन, तीनों में अंतर है। यानी सिलेक्शन है, एगो इलेक्शन है, एगो नॉमिनेशन है। क्या अंतर है? मान लीजिए कि हम आए क्लास में और हम बोले कि भाई साहब हम नहीं रहते तो बड़ी हल्ला होता है। अभी शायद इनकाउंटर सर किसी को दिए डोज, क्या दिए ना? मान लो कि इसी को समाप्त किया जाए, हम 3 गो रूप ला सकते हैं। सिलेक्शन का भी ला सकते हैं, इलेक्शन का भी ला सकते हैं और नॉमिनेशन का भी ला सकते हैं। मान लीजिए हम आए और हम कहें कि आज से जो है देखने में भी लग रहे हैं गार्ड टाइप, बॉडी गार्ड टाइप। मान लीजिए कि हम कह दिए कि भाई साहब बॉडी वॉडी बढ़िया है, हम जब तक नहीं रहेंगे आप देखते रहिएगा। तो हो सकता है ये बोलेंगे कि हमारे देह कम है का, तो भाई साहब आप इनको बना दीजिए, हमको नहीं बनाए। मान लीजिए कि हम चाहे बोले कि इनको कितना आदमी चाहते और इनको कितना आदमी चाहते, ये हो गया इलेक्शन। क्या हो गया? इलेक्शन। और एगो हुआ कि चलिए हम 10-15 क्वेश्चन दे दिए, जो ज्यादा मार दिया वही बन लिया, चाहे वो राजपाल यादव का है ना हो, तो वो हो गया सिलेक्शन। और एगो हुआ कि हमको इन्हीं से प्यारे है, मतलब समझे कि कहे कितनों कुछ कहे, हम बोले नहीं यही बनेंगे, इसको कहते हैं नॉमिनेशन। यानी मनोनीत कर दिए हम कि भाई साहब मेरे परोक्ष में जो है जब तक हम नहीं आएंगे वो यही संभालेंगे। तो सिलेक्शन, इलेक्शन और नॉमिनेशन। तो जो शासन में बैठता है उसका इलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा या नॉमिनेशन होगा? इलेक्शन होगा, चुनाव होगा। और यहाँ पे जो बैठेगा उसका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। समझ आ रहा है? तो कार्यपालिका भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एगो को शासन कहेंगे और दूसर को प्रशासन कहेंगे। बोलेगा चुनाव किसका होगा तो क्या बोलिएगा? शासन। चयन किसका होगा? प्रशासन। जिसका योग्यता नहीं हो तब क्या बोलिएगा? शासन। जिसका योग्यता हो, जिसका कार्यकाल निश्चित नहीं हो और जिसका कार्यकाल निश्चित हो। समझ आ रहा है? तो सरकार के कितने अंग? 3 अंग। सरकार के 3, एगो विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। कानून बनाना किसका काम है? विधायिका का।
लागू करना किसका काम है? कार्यपालिका का। और जांच करना न्यायपालिका का। और कार्यपालिका भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एगो शासन और दूसर प्रशासन। चयन किसका होगा? प्रशासन का। और चुनाव किसका होगा? शासन का। योग्यता किसका होगा? प्रशासन का। और बिना योग्यता वाला शासन। जिसका कार्यकाल निश्चित नहीं हो शासन न, और जिसका कार्यकाल निश्चित हो मतलब प्रशासन। समझ आ रहा है? तो प्रशासन ज्यादा पावरफुल या शासन ज्यादा पावरफुल है? दोनों ज्यादा पावरफुल। यही तो आप लोग नहीं समझे। अरे शासन पावरफुल है भाई साहब। अब बताइए कि शासन पावरफुल है। कभी सुने कि किसी किसी विधायक को डिस्ट्रिक्ट का डीएम बड़ी डांटता है? नहीं सुने हैं? होता है ऐसा। अरे बिहार पुलिस नहीं डांटेगा ओकरा, लेकिन डीएम को पावर है कि नहीं है? एसपी को पावर है कि नहीं है? एक जिला का लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा है। और जब एक जिला पूरे डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर कोई संभाल रहा है, और उसके डिस्ट्रिक्ट में चाहे वो विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई मुखिया हो, उग्रता कर लेगा? नहीं करेगा। है कि भाई साहब पावर दिया हुआ है। तो पावर शासन को भी है और पावर प्रशासन को भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शासन को ही पावर है। वो है एगो ऑर्डर मेकिंग वाला, डिसीजन वाला। वो डिसीजन देगा, लेकिन डिसीजन के अनुरूप काम चले, ये प्रशासन का काम है। समझ आ रहा है? तो दोनों पावरफुल होता है। ये नहीं कि सिंगल। आप पावरफुल नहीं होइएगा, आप भी पावरफुल होइएगा। आप जाइएगा और पढ़ा रहे होंगे तो भाई साहब आपको बीच में कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं। आपको पावर मिला है, आप गए हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, कोई नहीं बोल सकता है। तो शासन भी पावरफुल होता है और प्रशासन भी। समझ आ गया? चलिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। आगे देखिए क्या कह रहा है। आ जाइए, अब वर्ल्ड का थोड़ा सा देख लेते हैं। अमेरिकी संविधान के निर्माताओं में से एक कौन थे? अलेक्जेंडर हैमिल्टन। लेकिन दोस्त एक को नहीं था, बहुत सारा था। पहले इसको लिख लीजिए। अच्छा, साइड हो जाए। आ जाए आप। चलो ठीक। अच्छा, जब अमेरिका का बात आई है तो अमेरिका को थोड़ा सा पढ़ ले तो बढ़िया है। अमेरिका किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। ये तो आप लोग को ही पता है। अमेरिका आजाद कब हुआ? अमेरिका कभी आजाद हुआ होगा ना हो? जैसे हम लोग कहते 15 अगस्त 1947 भारत ना, तो अमेरिको तो होगा। कब होगा? 4 जुलाई 1776 ना। 1776 के बाद अमेरिका में संविधान बनने की, हालांकि कहा जाता है कि शुरुआत तो पहले ही हो गई थी। और यदि फेडरल शब्द का अर्थ आप समझिएगा तो ओरिजिनल फेडरलिज्म जो होता है, ओरिजिनल संघवाद जो होता है, वो अमेरिका ने अपने ऊपर लागू किया। एगो होता है फेडरल, एगो होता है यूनियन, एगो होता है क्वासी फेडरल। मेरे बात को समझिएगा। एगो फेडरल, एगो यूनियन और एगो क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल बोले तो अर्ध संघवाद। जब फेडरल का बात करते हैं तो उसमें राज्य को और केंद्र को दोनों को शक्ति रहती है, दोनों को बराबर शक्ति रहेगी। जब यूनियन का बात करते हैं तब राज्य कमजोर होता है और केंद्र मजबूत होता है। जैसे भारत, फेडरल बोलिएगा कि यूनियन बोलिएगा? यूनियन बोलिएगा। और अमेरिका को फेडरल बोलिएगा। और एक होता है क्वासी फेडरल, उसमें होता है कि राज्य कुछ ज्यादा मजबूती स्थिति में रहती है। जैसे यूएसएसआर, सोवियत संघ। सोवियत संघ 1991 में टूटा। अच्छा, 1991 में यदि सोवियत संघ टूटा
इसके पीछे क्या रीजन था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना। इसके पीछे कारण था कि यूएसएसआर के जितने भी ग्रुप में देश थे, वो सारे देश को पावर था टूटने का, और राज्य यहां पे ज्यादा मजबूत स्थिति में थी केंद्र के अपेक्षा में। और जब सेंट्रल के कंपेयर में राज्य ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेगी तो उसको ज्यादा तुम्हारा वैल्यू मिलेगा। और यही कारण है कि सोवियत संघ 1991 में टूटा। तो जब राज्य ज्यादा मजबूत में रहेगा, लेकिन अमेरिका में भले राज्य ने केंद्र को बनाया, लेकिन भाई साहब राज्य को भी पावर ठीक ठाक है और केंद्र को भी पावर ठीक ठाक है, इसीलिए फेडरल कहा जाता है। तो जब संविधान बनने की शुरुआत, तो कहा जाता है कि आजादी से पहले ही थोड़ा बहुत हो गया था अमेरिका में। 1787 में जो है अमेरिका के संविधान को अपनाया जाता है। अमेरिका के संविधान को कब अपनाया गया लिख लीजिएगा, 1787 में। 1787 में अमेरिका के संविधान को अपनाया गया। अमेरिका के संविधान को अपनाया गया। 1787 में अमेरिकी संविधान को अपनाया गया। लेकिन लागू 1787 में नहीं हुआ था। 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था। अमेरिकन संविधान जो है, वो पूछेगा कि लागू कब किया गया था, तो 4 मार्च 1789 को। मार्च 1789 को लागू किया गया था। उसी में कहा जाता है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स मेडिसन। और जेम्स मेडिसन का नाम सुने होंगे आप लोग। अमेरिकन संविधान का पिता कहा जाता है उनको। जैसे हम लोग भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, उसी प्रकार अमेरिकन संविधान जो है, अमेरिकी के संविधान में सिर्फ इन्हीं का योगदान नहीं था। ये तो चलिए एससीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन बाय द वे आपसे यदि क्वेश्चन पूछ ले कि अमेरिका के संविधान को बनाने में जो सबसे अहम योगदान था, वो जेम्स मेडिसन का था, लिख लीजिएगा, जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन। और जेम्स मेडिसन को वहीं पे लिख लीजिएगा कि जेम्स मेडिसन को अमेरिकन संविधान का जनक कहा जाता है। जेम्स मेडिसन को अमेरिकन संविधान का जनक कहा जाता है। मेडिसन, मेडिसिन मत लिख दीजिएगा। नहीं तो पता चला कि उपचार केंद्र में बात हो रही है। थोड़ा सा भी कष्ट नहीं, यदि दर्द न है तुम लोगों को तो कोई बात ही नहीं है। इशारा समझ गए। हम पसीना पसीना है, तुम लोग हवा ले रहे हो यार। अच्छा कोई बात नहीं, लग रहा है तो ले लीजिए, हम कोई दिक्कत नहीं। जेम्स मेडिसन लिखे। और बात करें तो सिर्फ जेम्स मेडिसन का ही हाथ नहीं था, और भी इसमें 3-4 प्रमुख व्यक्ति थे जिनको अमेरिकन संविधान बनाने में कहा जाता है कि महत्वपूर्ण योगदान रहा। अमेरिका संविधान अभी तक, अब समझिए कि कब 1787 और कहां 2025, 1-2 साल का तो अंतर न है दोस्त, बहुत साल का अंतर है। और अभी तक अमेरिका के संविधान के बारे में कहा जाता है कि मात्र 27 बार संविधान संशोधन हुआ है। मात्र वहां पे इहो लिख लीजिएगा कि अमेरिकन संविधान में अभी तक कितना संशोधन हुआ है, 27 बार। अमेरिका के संविधान में अभी तक जो है संशोधन हुआ है 27 बार। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है दोस्त।
एक बार यूट्यूब वाले बोलना, बफरिंग हो रहा है क्या? अच्छा, लाइन कट गया था इसलिए। लिखे, यहां तक कोनो दिक्कत है? अब आगे आइए। कह रहा है कि कार्यपालिका और विधायिका किसके प्रति उत्तरदायी होगा? किसके प्रति? न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होगा। अच्छा, हम यदि बोले कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगा, विधायिका या लोकसभा या राज्यसभा या तीनों, तब क्या बोलिएगा? है, हमारी बात को समझो दोस्त। देखो, हमारी बात के पीछे बहुत गहराई होता है। हम आप लोगों से सीधा लूसेंट वाला क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हम तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछते हैं। आपका दिमाग पकड़ते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपको लगेगा कि एक आंसर आम होगा, लेकिन आंसर होता है इमली। हम बोल रहे हैं कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा या न्यायपालिका? है, न्यायपालिका तीनों के प्रति होता है। अरे एगो तो अभी तुरंत दिख गया, न्यायपालिका। अब मान लीजिए, अरे जब हम मंत्री परिषद पूछते तब लोकसभा बोलता, तब हमको लगता कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। क्या बोले? सिर्फ मंत्री पूछेगा तो राष्ट्रपति के प्रति, समझे? काहे कि मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और भाई साहब, राष्ट्रपति करता है तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। और जब संसद पढ़िएगा, संसद हालांकि पढ़ाई करेंगे, बीपीएससी फाउंडेशन वाले को तो पढ़ाइए रहे, तो उसमें पढ़ेबे करेंगे। तो जब संसद पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे ही बात। यदि प्रधानमंत्री किसी को कहता है कि आप हट जाओ, और यदि नहीं हटता है तो प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्रपति को कहेंगे कि एकरा हटा रे, हम कह रहे हैं बात नहीं मान रहा है। काहे? तो अनुच्छेद 75 याद करिए। और अनुच्छेद 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्री की भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन अपन सलाह पे, अपन मन से करेगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। समझ आ रहा है? तो यदि हमारी बात नहीं मानेगा तो झा सर का बात मानेगा कि नहीं मानेगा? समझ आ रहा है हमारी बात? बात यहाँ पे यही हुई। तो कार्यपालिका और विधायिका जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? न्यायपालिका का। किसके प्रति? न्यायपालिका का। आ जाइए, 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में संसद में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है? कितना? 33%। लिखे, देखिए, जब पहला आम चुनाव हुआ था, तो पहला आम चुनाव जब केंद्र का हुआ था तो 1951-52 में हुआ था। और पहला आम चुनाव में जो महिला का आरक्षण था वो 5% था। लिख लीजिए, पहला आम चुनाव में महिलाओं को कितना आरक्षण था? 5%। पहला आम चुनाव में महिला का आरक्षण कितना था? 5%। दो 2019-24 तक महिलाओं की जो आरक्षण थी वो 15%। 2019-24 तक जो महिलाओं का आरक्षण रहा वो 15% रहा। 15% रहा। हालांकि 2023 में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जब आया वो था महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित। और महिला आरक्षण अधिनियम जो था उसमें कहा गया कि लोकसभा, राज्य के विधानसभा और दिल्ली विधानसभा, 3 को लिया गया। लोकसभा,
राज्य के विधानसभा और दिल्ली में विधानसभा है ना, तो दिल्ली विधानसभा, तो उसका जो कुल सीट होगा, तो कुल सीट लोकसभा में वर्तमान में कुल सीट कितना है? 543। कितना है? 543। अधिकतम कितना हो सकता है? 550। हालांकि ओरिजिनल संविधान में 552 लिखा गया था। 2 गो एंग्लो इंडियन था ना, और एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी, लेकिन 2 गो एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया ना। तो अभी यदि आपसे पूछेगा कि लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकता है वो कितना हो सकता है? 550 हो सकता है। तो कहा गया जो 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम आया, उसमें कहा गया कि लोकसभा, राज्य का विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में 1/3 सदस्य जो होंगे वो महिला होगी, और महिला आरक्षण उस पर लागू होगा। लिखिएगा, लिखिए, महिला आरक्षण अधिनियम 2023, महिला आरक्षण अधिनियम 2023, महिला आरक्षण अधिनियम 2023, महिला आरक्षण अधिनियम 2023, ब्रैकेट में 106 संविधान संशोधन 2023, ये भी लिख लीजिए। 106 संविधान संशोधन 2023, ये भी लिख लीजिए। लिखिएगा, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के अनुसार, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के अनुसार, 2023 के अनुसार लोकसभा, राज्य के विधानसभा, एवं दिल्ली विधानसभा में, एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात कही गई। आरक्षित करने की बात कही गई। 1/3 सीट आरक्षित करने की बात कही गई। ऑनलाइन वाला पढ़ता उड़ता है कि नहीं रे तुम? मैं बता, क्या बोगा बोगा वाला इमोजी भेज रहा है? तुम्हारा इस इमोजी से हम डिस्टर्ब हो रहे दोस्त। मैं बताइए, सर मुंह नहीं आ रहा है, भर दिया है। ऑनलाइन वाला को तुम कुछ नहीं कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है। रात में ले रहे थे यूट्यूब पे क्लास, कम से कम 1-2 ने, कम से कम 10 को था, और हम इग्नोर कर रहे थे। लेकिन कितना इग्नोर करें? कॉपी पेस्ट करता है तो भाई साहब 100 बार करता है वो लोग। बस एक ही गो बात, आपका शादी हो गया है, आपका शादी हो गया है। बताओ, अब हम अपना शादी के बारे में बताएंगे कि पढ़ाएंगे ओकरा? है शादी वादी नहीं हुआ हमारे हो। चलिए आगे बढ़े। अरे हो गया हो।
ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि म्यांमार में कितने वर्षों से आंग सान सू की, अगर पूरा नाम है आंग सान सू की, वो नजरबंद किया गया 15 वर्ष से ज्यादा, 15 वर्ष से ज्यादा। पंद्रह वर्ष से ज्यादा। ये महिला दूसरा नेल्सन मंडेला है, समझ रहे हैं? नेल्सन मंडेला का नाम सुने हैं? अब भाई साहब, साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है उनको, ब्लैक गांधी भी कहा जाता है उनको। ये जो महिला है उसको समझ लीजिए कि दूसरा मंडेले है। 1988 में पहले तो यही दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के फिर म्यांमार गई 1988 में। और 1988 में जब म्यांमार गई तो कहा जाता है कि इनका जो परिवार था वो म्यांमार के स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित था। कहा जाता है कि सारे के सारे राजनीति में थे। तो उस समय सैन्य का परचम लहराता था तुम्हारा म्यांमार में। तो कहा जाता है कि उसके खिलाफ ये महिला आवाज उठाई, और 1989 में इस महिला को पकड़ लिया जाता है। और 1989 में इस महिला को पकड़ लिया जाता है और नजरबंद रखकर किया जाता है करीब करीब 2010 तक। अब 2010 तक इनको नजरबंद करके रखा जाता है, फिर ही निकलती है। देखो, जो विचार का मजबूत इंसान होता है, इसलिए कहते हैं कुछ हो ना हो, आपका विचार जो होना चाहिए ना बड़ा मजबूत स्थिति में, नहीं करना है तो करना है, यू हैव टू डू दिस। यदि सोच लिए कि यस आई कैन डू दिस, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट। यदि आप चाह लिए कि ऐसा होगा तो होगा, काहे नहीं होगा। और भाई साहब, ये महिला वही थी। और देखो, महिला आई, फिर सत्ता में भी आई महिला, और कहा जाता है कि फिर 2021 में पकड़ लिया गया ये महिला को। और 2021 में पकड़ लिया गया है, और जो सजा मिली वो करीब करीब कहा जाता है कि 33 साल। कितना साल तुम्हारा? 33 साल। एक समझ रहे हैं, एक उम्र बिता दिया जिसमें तुमने हमको देखा ना हो, हमने जेल में बिता दिया। मतलब एक जो उम्र होता है, जो इंसान का उम्र खेलने कूदने का होता है, दुनिया को देखने का उम्र होता है, वही महिला जो है लोकतंत्र के लिए, अपने विचार के लिए ये पूरा का पूरा जो अपना आधा उम्र जो है वो जेल में बिता दिया, और अभी भी बिताइए रही है। और अभी म्यांमार में लोकतांत्रिक शासन है कि सैन्य शासन है? सैन्य शासन है। और 2020 में तुम्हारा तख्ता पलट होता है, और 21 में फिर से पकड़ लिया जाता है, और 2021 से जो है वो म्यांमार में जो है फिर से क्या है? सैन्य शासन है तुम्हारा। तो अभी का जो सेशन था ये लास्ट क्वेश्चन था, हालांकि क्वेश्चन और आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो आएगा इसकी तैयारी हम लोग करते हैं कल, ठीक ना। कल क्वेश्चन कुछ आएगा, अधिकतर तो क्वेश्चन हो ही गया है। अच्छा, शुरू हम तो 22 नंबर से न स्टार्ट किए थे, तो शुरू वाला ठीक है ना? है शुरू वाला? अच्छा, शुरू वाला ऐसा करते हैं ना, तो जो छूटा हुआ है ना शुरू वाला, उसको कल करवा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है तुम्हारा जो नया क्वेश्चन आएगा उसको कल से चला देते हैं, परसों से चला देते हैं, ठीक ना? कोई दिक्कत है ना? ठीक है। ऑनलाइन वाला समझ आ गया ना? चला।